वहीं गोवा से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई है, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 50 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम जो है वहां के गोवा के, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बता दें कि गोवा के सिरगांव में आयोजित श्री लहराई यात्रा के दौरान जो है 2 मई की रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां लहराई मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जो हैं घायल गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब भारी भीड़ के बीच अचानक अफरा तफरी फैल गई, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वे चश्मदीदों ने यह बताया कि भगदड़ के दौरान हालात बेहद डरावने हो गए थे और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते हुए बाहर निकलने लगे और यही कारण रहा कि यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची और तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। वही अधिकारियों ने अभी तक भगदड़ के पीछे की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक भीड़ ज्यादा होने और उचित व्यवस्था न होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना से जुड़ी अधिक जानकारी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। इस मौके पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया। वही भगदड़ की घटना श्री देवी लहराई यात्रा के दौरान हुई है, जो कि शुक्रवार को शुरू हुई थी। इसमें हजारों श्रद्धालु जो थे वो शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान करीब 1000 पुलिसकर्मी को भी तैनात किया गया था। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन भीड़ की गतिविधियों पर हवाई निगरानी के लिए भी बता दें ड्रोन की निगरानी की जा रही थी। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री सावंत, उनकी पत्नी सुलक्षणा और राज्यसभा सांसद सदानंद सेठ तनावड़े और विधायक प्रेमेंद्र सेठ और कार्लोस फरेरा ने भी यात्रा का दौरा किया था। वहीं गोवा के सिरगांव मंदिर में मचे भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएमओ पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि गोवा के सिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से मैं दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि सिरगांव के लहराई यात्रा में हुई दुखद भगदड़ से दुखी हूं। घायलों से मिलने अस्पताल गया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर आवश्यक उपाय किए जा सके। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुझसे फोन पर बातचीत करी है और स्थिति का विस्तृत जायजा लिया है। उन्होंने इस कठिन समय में पूरा सहयोग देने की पेशकश की है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। बता दें सिंधु जल संधि पर दिया बेतुका बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भारत को एक बार फिर से खोखली धमकी दी है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई बांध नहीं बनाया, तो अगर कोई बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती, पानी रोकना भी हमला ही होता है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी खराब हो गए हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुए अब तक दुनिया का सबसे सफल जल समझौता माना गया है। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण जो है दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकार जो है मिला है। भारत को पश्चिमी नदियों पर निर्धारित शर्तों के तहत बिजली परियोजनाएं और अन्य निर्माण कार्य करने की सीमित अनुमति है। वहीं भारत की तरफ से संधि को निलंबित करना या एक तरफा रद्द करने की संभावना को लेकर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया गंभीर और आक्रामक रही है। वहीं 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं पाकिस्तान पर जो है भारत ने एक कड़ा एक्शन लिया और भारत ने IWT को रद्द करने के अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द कर दिया और बाघा अटारी बॉर्डर को बंद भी कर दिया है। जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह मानना है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उसे उम्मीद थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया है और मोदी सरकार के पास अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने पहले भी कहा था कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा।
पाकिस्तान रक्षा मंत्री, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान विश्व बैंक से भी संपर्क करेगा। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चरणजीत चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा तो बीजेपी जो है वो भड़क गई और संबित पात्रा ने आज बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने बोला कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह काम कर रही, बल्कि कांग्रेस, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहां आयोजन किया गया और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया गया। पार्टी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया राष्ट्र विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ाता है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार आतंकवाद को कभी गंभीरता से नहीं लेते। जब देश पर हमला होता है तो कांग्रेस सबूत मांगती है और प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के सेना और आतंकी को ऑक्सीजन देती है और हर दिन एक नेता निकल के आ जाता है और पाकिस्तान के समर्थन में कुछ बोलता रहता है। सैफुद्दीन सोज कश्मीर से है, कहते हैं कि बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पर यह आरोप भी उन्होंने लगाया कि बाहर से ये CWC है लेकिन अंदर से ये PWC यानी कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बन चुकी है। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता चरण सिंह चन्नी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि इसका क्या सबूत है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था या नहीं, ये सवाल चन्नी ने उठाया था। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के जो सांसद भी हैं और प्रवक्ता, उन्होंने इसको लेकर हमला बोला है। इसके साथ ही बड़ी बात भी कही है। हालांकि इसके बाद चन्नी ने अपने बयान से जो है वो मुकर गए थे। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया में कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे अपने नेताओं को चिट्ठी लिखकर निर्देश देना होता है कि कोई देश विरोधी बयान न दे। राहुल गांधी सोनिया जी दिन में बैठ के घर में यही करते हैं। वह 2 फोन रखते हैं, पहले कहते हैं कि तुम जाकर यह कहो और फिर कहते हैं कि हमने नहीं कहा। पहले बुलवाते भी हैं, फिर दूसरा पक्ष आकर कहता है कि यह बयान हमने नहीं दिया है। क्या कुछ कहा है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप बयान सुनिए कि किस तरीके से चन्नी ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद बीजेपी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया, हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया, हमारे देश में आकर कोई बम गिरे। वही कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक विवादित बयान दे दिया है और उनके इस बयान के बाद आपको बता दें कि कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिरोही वाले चर्चित कथावाचक पंडित मिश्रा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते वे विवादों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि लड़कियों के पेट की नाभि ढकी रहनी चाहिए, तभी वह सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि आज के समय में पहनावे की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा का यह कहना है कि अगर तुलसी के पौधे की जड़ दिखने लगे तो पौधे मर जाते हैं, ऐसे ही लड़कियों की नाभि भी उनके शरीर की जड़ है, उसे ढककर रखना चाहिए। जितना ढका रहेगा महिलाएं उतनी सुरक्षित बनी रहेंगी। गौरतलब है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जयपुर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा सुना रहे थे और कथा के दूसरे दिन 3 मई को उन्होंने यह बयान दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान यह भी कहा कि दुनिया की कोई भी सरकार अपराध नहीं रोक सकती है, उसे केवल संस्कार ही रोक पाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने चंचला देवी का उदाहरण देते हुए कहा कि वह हमेशा अपने पति को यही समझाती थी कि गलत काम मत करो, गलत नजर और गलत विचार मत रखो। आज के जमाने में हर महिला यही सीख दे रही है, लेकिन आज के जमाने में सबसे गलत स्त्रियों का पहनावा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि पहले के समय में उम्र की 4 अवस्थाएं थी, लेकिन अब केवल बचपन और बुढ़ापा ही रह गया है। आजकल के बच्चे फोन देख देख कर जवानी वाले काम अपने बचपन में ही कर ले रहे हैं, इसीलिए सीधा बुढ़ापे में पहुंच जा रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि उन्हें श्रेष्ठ संस्कार दें। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बता दें जाति जनगणना को लेकर उन्होंने बड़ी मांग कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद
बिहार की राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम वार पलटवार के बाद अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने जातिगत जनगणना पर अपने विचार और कुछ नई मांगे भी रखी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि देश भर में जाति जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की तो केंद्रीय सरकार और उसके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डाटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया, अनेक प्रकार का फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणी भी की। आगे उन्होंने लिखा कि आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों को व्यापकता और को स्वीकारता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया है। बिहार के जाति सर्वेक्षण ने जिसमें पता चलता है कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया है। इसी तरह के पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावना है। मुझे यकीन है कि यह खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है और जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का भी ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वहीं आईपीएल में बता दें, गुजरात के खिलाफ हार से सनराइजर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं, लेकिन वह अभी भी अगर कुछ ऐसा फेरबदल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हैदराबाद पहुंच भी सकती है। यानी कि सनराइजर्स के लिए आगे की राह भले ही मुश्किल हो गई है, लेकिन प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह से भी बंद नहीं हुआ है। दरअसल गुजरात ने शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हरा दिया था। गुजरात के खिलाफ सनराइजर्स की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद के 10 मैचों में महज 3 जीत और 7 हार के साथ ही वह 6 अंकों के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर गुजरात ने प्लेऑफ के लिए कदम बढ़ा लिए हैं और वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गुजरात के 10 मैचों में 7 जीत और 3 हार के साथ वो 14 अंकों के साथ जो आपको बता दें दूसरे नंबर पर है। वहीं गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 224 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। सनराइजर्स को अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उसे अपने सभी 4 मुकाबले जीतने होंगे। हालांकि सिर्फ इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सनराइजर्स को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। सनराइजर्स को अपने से सभी मैचों में बड़े अंतरों से जीत भी दर्ज करनी होगी, जिससे उसका नेट रन रेट बेहतर हो सके। अगर टीम ऐसा करने में सफल रही तो उसके 14 अंक हो जाएंगे। पिछले सीजन में आरसीबी भी 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी। फिलहाल मुंबई, गुजरात और आरसीबी के 14-14 अंक हैं और पंजाब किंग्स के 13 अंक लेकर वो चौथे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की मां का जो है निधन हो गया है। बता दें कि 90 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और इसके चलते कपूर खानदान में जो है वो मातम पसर गया है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की मां का निधन जो है हो गया है। निर्मल कपूर उर्फ सुचित्रा कपूर ने आज आपको बता दें कि 90 साल की उम्र में उन्होंने कल अंतिम सांस ली। सोनम कपूर की दादी पिछले कुछ समय से बता दें कि बीमार चल रही थी और ये खबर सुनते ही पूरा कपूर खानदान जो है सदमे में आ गया और सोनम के घर भी पहुंचा है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर अनिल कपूर की मां 1 हफ्ते से बीमार चल रही थी और वो अस्पताल में भी भर्ती थी। एक्टर की मां का निधन मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आज यानी कि कल आपको बता दें 2 मई को शाम 5:30 बजे हुआ था और इस खबर से पूरे कपूर खानदान में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्मम कपूर का पार्थिव शरीर अनिल कपूर के बंगले पर आखिरी दर्शन के लिए जो है आज रखा गया है और हॉस्पिटल से निर्मल कपूर का पार्थिव शरीर अनिल कपूर के बंगले पर पहुंच भी चुका है, जिससे एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर घर ले जाया गया। उसमें अर्जुन कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि आज उनकी मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस दौरान सभी जो कपूर खानदान के लोग भी मौजूद रहे और कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इस दौरान जो है अंतिम संस्कार में दिखाई भी दे रहे थे। साथ ही कल जब निधन हुआ था तो उस दौरान भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर भी मौजूद वहां नजर आए।